हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। योगेश एक लैपटॉप परचेज करता है अपने बेटे मुकेश के लिए क्योंकि मुकेश का बर्थडे है। ये लैपटॉप कहाँ से परचेज किया है हमने? कंपनी के रिटेल आउटलेट से। कुछ महीनों के बाद कुछ पार्ट्स लैपटॉप के डैमेज हो जाते हैं एक रोड एक्सीडेंट में। योगेश ने डीलर को अप्रोच किया है कि डैमेज्ड पार्ट को रिप्लेस कर दे और नए पार्ट्स लगा दे, पर रिटेलर ने उसको बताया है कि कंपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करती है। तो योगेश को जब ये पता लगा तो योगेश को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, डिससेटिस्फाइड हुआ ऐसे कस्टमर, क्योंकि कंपनी को आफ्टर सेल सर्विसेज तो देनी ही चाहिए। तो योगेश ने अब डिसीजन लिया है कि मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को दोबारा कभी नहीं खरीदूंगा। अब इस पूरे केस में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जो कंपनी ने इग्नोर किया है। दूसरी बात, मान लीजिए हम एक बिजनेस एडवाइजर हैं, हमको क्या करने हैं? सजेशन देने हैं, ऐसी सर्विसेज के बारे में बताना है जिससे कंपनी के इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की ब्रांड लॉयल्टीज को हम इंक्रीज कर सकें, एनहांस कर सकें। तीसरी बात, यहां पर योगेश के साथ देखा जाए तो धोखा हुआ है या गड़बड़ हुई है योगेश के साथ। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी रिड्रेसल एजेंसी है जहां पर हम कंपनी के अगेंस्ट या डीलर के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो इस केस को अगर हमने ध्यान से देखा है तो हमने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आई या कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो कंपनी ने क्या बोला है कि हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते ही नहीं है, मतलब कंपनी के पास कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने 12-15 लाख रुपए की गाड़ी ली। अब गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए हम गाड़ी के शोरूम पे जाते हैं और गाड़ी का शोरूम वाला बंदा क्या बोलता है हमको कि कंपनी इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं देती है, मतलब हम सिर्फ गाड़ी सेल करते हैं, गाड़ी की सर्विसेज करने का काम कंपनी का नहीं है। तो सोचकर देखो हमको कितना बुरा लगने वाला है। तो वही काम यहां पर योगेश के साथ भी हुआ है। तो डेफिनेटली यहां पर कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो कंपनी ने इग्नोर किया है? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बात दूसरी, ऐसे बिजनेस एडवाइजर हम क्या सजेशन दे सकते हैं? पहली बात, अगर हम कंपनी में सेपरेट डिपार्टमेंट बना दें कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए, तो इससे क्या होगा? हमारा ब्रांड फेमस हो सकता है क्योंकि कस्टमर को लगेगा कि कंपनी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनती है। दूसरी बात, मान लो लैपटॉप की सर्विसेज हैं, हमारे सिम कार्ड की सर्विसेज है, नेटवर्क इशू से रिलेटेड कोई सर्विस है, या कंपनी के मोबाइल हमने कोई परचेज किया है, तो हमको कभी कभी क्या चाहिए होता है? टेक्निकल इश्यूज को सोल्व करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, मेंटेनेंस के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू हमारे साथ कभी भी आ सकती है, सुबह भी, रात के 12 बजे भी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व कराने के लिए कंपनी के पास 24/7 ऑनलाइन असिस्टेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब हम कंपनी को चाहे रात को 12 बजे भी फोन करें, कंपनी हमारी प्रॉब्लम उस वक्त भी सोल्व कर दे। तो कंपनीज को क्या करना चाहिए? पूरा साल 24/7 ऑनलाइन असिस्टेंट देनी चाहिए ताकि बायर्स के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। क्वेश्चन हमारा लास्ट था कि योगेश कंप्लेन कहां कर सकता है? डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने डेफिनेटली अभी क्या सीखा है कि कंपनी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज या कह लीजिए आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दे रही है। आफ्टर सेल सर्विसेज तो तब हो सकता था, मान लो हमारा प्रोडक्ट वारंटी या गारंटी के अंडर में होता और उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता तो कंपनी रिप्लेस करके देती या वारंटी के अंडर में हमको या तो पेमेंट रिटर्न कर देती, एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर। पर इस केस में क्या हुआ? एक एक्सीडेंट के अंदर हमारा लैपटॉप खराब हुआ है, पर फिर भी अब कस्टमर पैसा तो देना चाहता है पर कंपनी उसको फिर भी ठीक करके नहीं देना चाहती, क्योंकि कंपनी कहती है कि मैंने प्रोडक्ट
सेल कर दिया, इतना ही है। उसके बाद अगर लैपटॉप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कस्टमर को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यहां पर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की फैसिलिटी है, जो मार्केटिंग का एक ऐसा फंक्शन है जो कंपनी ने यहां पर इग्नोर किया है। तो उसके लिए यहां पर हमको सजेशन भी दिए हैं और हम कंपनी के अगेंस्ट या डीलर के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में केस भी फाइल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेड और किराना स्टोर्स कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द FMCG business in India. HUL is the market leader in the FMCG with over 60 lakh outlets. तो देखा जाए तो HUL की इंडिया में 60 लाख से भी ज्यादा रिटेल वाले आउटलेट हैं जहां पर कंज्यूमर गुड्स सेल होती हैं। इंडस्ट्री का एक एस्टिमेशन आया है, उन्होंने बताया है कि आजकल पतंजलि के प्रोडक्ट भी 2 लाख से भी ज्यादा ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स पर अवेलेबल हैं। तो प्रोडक्ट का अवेलेबल होना सिंगल लार्जेस्ट ड्राइवर है किसका, FMCG सेल्स को लेकर। एक रिसर्च हुई, रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा है कि 30 से 40% कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस में शिफ्ट कर जाते हैं अगर उन्हें उन्हीं के फेवरेट ब्रांड का प्रोडक्ट स्टोर पर अवेलेबल नहीं होता है। मान लीजिए मैं पतंजलि के स्टोर पर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गया, टूथपेस्ट लेने के लिए गया, मुझे टूथपेस्ट नहीं मिलती है। हो सकता है कि मैं मजबूरी में अब कोलगेट या और कहीं से पेप्सोडेंट खरीद लूं। अब मैंने जब एक बार कोलगेट या पेप्सोडेंट यूज करनी स्टार्ट की तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अब पतंजलि वाले प्रोडक्ट को या पतंजलि वाली टूथपेस्ट को यूज ही ना करूं। मतलब कहने का यह है कि जब हमको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो कभी कभी हम अपनी प्रेफरेंस में शिफ्ट कर जाते हैं और उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज नहीं करते हैं। इस केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान से देख लेते हैं। हमको मार्केटिंग मिक्स का कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है। 2 मेन डिसीजन बताने हैं। जो कॉन्सेप्ट हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसी को लेकर हमें 2 मेन डिसीजंस बताने हैं कि कौन से 2 मेन डिसीजंस हैं जो हम ले सकते हैं, जो यहां पर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई होगा उसको लेकर। बात तीसरी जो हमसे पूछी जा रही है, नेम द टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्टेड बाय HUL। HUL प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कौन सा चैनल फॉलो कर रही है। तो यहां पर देखा जाए तो केस बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कंपोनेंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, वो है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की 2 मेन डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं। पहली बात है फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। दूसरा डिसीजन है चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या चैनल फॉलो करते हैं। क्या हम उनको डायरेक्ट सेल कर देते हैं या होलसेलर के थ्रू, या होलसेलर से रिटेलर के थ्रू होता हुआ फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, या पर्सनल सेलिंग कराएंगे, या कौन सा मेथड है जो हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब वो चॉइस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है। फिर हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊपर वाले केस में HUL प्रोडक्ट्स को सेल करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का कौन सा चैनल फॉलो कर रही है। डेफिनेटली इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, फिर कंज्यूमर को। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट चैनल क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर दे तो उस चैनल को हम कह सकते हैं कि दैट इज ए डायरेक्ट चैनल। पर यहां पर HUL कौन सा चैनल फॉलो कर रहा है, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अरुण एंड रुकुन आर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है इन्होंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। गारमेंट की फैक्ट्री इन्होंने लगाई है फरीदाबाद के एक रूरल एरिया में। मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट की है कुछ कैजुअल वियर की, लाइक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स एटसेट्रा। ब्रांड नेम इन्होंने क्या रखा है, A++। तो इन्होंने आसपास के गांव को, लोगों को ही फैक्ट्री में नौकरी दी है।
अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये लोकल रिटेलर की हेल्प लेने वाले हैं, और फ्लिपकार्ट जो कि ऑनलाइन परचेजिंग करने की, सेल करने की वेबसाइट भी है। इस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से आप और मैं, हम सब वाकिफ हैं। पूरा केस स्टडी करने के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जो ये लेकर चल रहे हैं। फिर हमको मार्केटिंग के दो मेथड्स के बारे में भी बताना है जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर दो ऐसी वैल्यूज भी बतानी है जो ये लोग फिल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, पहला जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है वो है प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट, टी शर्ट प्रोडक्ट, शर्ट प्रोडक्ट। तो पहला एलिमेंट जो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो है प्रोडक्ट के बारे में। जो दूसरा एलिमेंट जो इस केस में डिस्कस हुआ है वो है प्लेस के बारे में, क्योंकि ये रिटेलर के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के जो दो एलिमेंट डिस्कस हुए हैं वो है प्रोडक्ट एंड प्लेस। बात आती है कि मार्केटिंग के कौन से दो मेथड फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक है डायरेक्ट मेथड के अंदर हम फ्लिपकार्ट की हेल्प ले रहे हैं। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाने वाला है। बात आती है कि कौन सी दो वैल्यूज हैं जो इस केस में ये दोनों फुल करके चल रहे हैं, दोनों पूरी कर रहे हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, नौकरियां पैदा करना। इस केस में हमने देखा कि इन दोनों ने क्या किया है, गांव के लोगों को ही नौकरियां दी है। तो गांव के लोगों को नौकरियां देने से क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होगा। किसका, गांव के लोगों का। क्योंकि गांव के लोगों को हमने इनकम का एक सोर्स दिया है, नौकरी दी है तो उनको इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो वो अब अपनी लाइफ पहले से भी अच्छी जी पाएंगे। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बार बार देखते हैं। एडवर्टाइजिंग देखने के बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं या शोरूम पे जाते हैं, पर आपको जवाब मिलता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। आपने फिर एडवर्टाइजिंग देखी, आप फिर से शोरूम पे गए, पर फिर भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से आपके साथ 2-3 नहीं 10-15 बार ऐसे होता है कि एडवर्टाइजिंग देखते हो, पर जब जब आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हो उस दुकान पर, उस आउटलेट पे, उस शोरूम पे, आपको प्रोडक्ट परचेज करने को नहीं मिलता, आप प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाते। तो डेफिनेटली आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके मन में ये बात आ सकती है कि जब कंपनी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं करा सकती तो एडवर्टाइजिंग क्यों कराती है। तो यही कुछ हुआ है सौम्या पटेल के साथ, जिनकी एज है 35। ये फिटनेस ट्रेनर है। ये एक पॉपुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड के बारे में बात कर रही हैं कि दे शो ए लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स ऑन टेलीविजन, कि टेलीविजन पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग दिखाती हैं। पर होता क्या है, जब जब सौम्या पटेल शोरूम पर या स्टोर पर जाती हैं उनको ये प्रोडक्ट हमेशा आउट ऑफ स्टॉक मिलता है। मतलब सौम्या पटेल मान लो 10 बार प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गई तो उसको क्या जवाब मिला होगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। Then why should the company put advertisement when they can't meet the demand? तो सौम्या पटेल कहती हैं कि जब कंपनी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं करा सकती, डिमांड पूरी ही नहीं कर सकती, तो एडवर्टाइजिंग का मतलब ही क्या है, आखिर रेलेवेंस क्या है एडवर्टाइजिंग कराने का। तो हमको इस केस में क्या पूछा जा रहा है, हमको ये बताना है इस पूरे केस में प्रमोशन मिक्स का कौन सा टूल है जो यहां पर रेफर किया गया है। मतलब कंपनी प्रमोशन करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर रही है। तो डेफिनेटली अगर हम पूरे केस को ध्यान से देखें तो कंपनी प्रमोशन करने के लिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो यहां पर हमको पहले क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल चुका है कि कंपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग का हेल्प ले रही है। फिर अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिस्ट एनी टू प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू इफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम
चैनल की चॉइस करते हैं उसको कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को लेकर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। मतलब हमको दो ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बताना है जो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तीसरी बात जो हमको क्वेश्चन में पूछी जा रही है, विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट इग्नोर किया है। Why is it considered as an important element। जिस एलिमेंट की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कंपनी ने इग्नोर किया है, वो एलिमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों क्वेश्चन में देखें तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल चुका है कि कंपनी ने यहां पर प्रमोशन मिक्स का जो एलिमेंट यूज किया है, जो टूल यूज किया है, वो डेफिनेटली कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट है। अब बात आती है अगले तीन क्वेश्चंस की। तो अगले तीन क्वेश्चंस का आंसर भी हम ध्यान से देख लेते हैं। The two product related factors that are likely to affect the choice of channel distribution are number one, type of product। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो हमको क्या करना होता है, हम होलसेलर को, फिर रिटेलर को या एजेंट के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर रिटेलर से खरीदना पसंद करता है। हम रिटेलर को प्रोडक्ट क्यों सेल करते हैं, क्योंकि रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। फिर बात आती है अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो कभी कभी प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी कुछ खास बात होती है, टेक्निकल बातें होती है जो हमको सामने वाले को पर्सनली जाकर बतानी होती है। तो अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो उसको सेल करने के लिए हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल हमको करनी पड़ सकती है। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का जो प्राइस है अगर वो कम है तो डेफिनेटली हम इनडायरेक्ट वे भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। अगर प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्टली है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सोने की आइटम या हीरे की आइटम सेल करनी है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा कॉस्ट का है, तो उसको सेल करने से पहले भी हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना होता है। मतलब ये पॉइंट हमको कह रहा है कि अगर आपको चॉइस लेनी है किसके बारे में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमको दो बातों के बारे में ध्यान रखना होगा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट देख लो, अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर वाला है तो आप होलसेलर, रिटेलर की हेल्प से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो। फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है जो चॉइस को इफेक्ट करता है, वो है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है या कम है, ये बात भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में। अब बात आ रही थी कि कंपनी ने मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट ऐसा है इग्नोर किया है, वो है प्लेस। मतलब कंपनी हर बार एडवर्टाइजिंग तो करा देती है, पर जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए वहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराती है। तो मतलब प्लेस इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी। इट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लेस वाले एलिमेंट को हम इंपॉर्टेंट क्यों मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इट रिलेट्स टू मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द पर्सपेक्टिव बायर इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड द राइट कंडीशन। प्लेस वाला एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्रोडक्ट सही जगह पर, सही क्वांटिटी में, सही समय पर, सही कंडीशन में एक बायर को अवेलेबल करा पाए। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग तो करा देते हैं, प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं कराते, सही कंडीशन में नहीं कराते, सही टाइम पर नहीं कराते, सही क्वांटिटी में नहीं कराते, तो डेफिनेटली वो बायर जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएगा, प्रोडक्ट अगर उसको अवेलेबल नहीं होता तो डेफिनेटली उसको निराशा हो सकती है। नेक्स्ट टाइम अगर उसको प्रोडक्ट खरीदने को मिल भी गया तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ना भी खरीदे। इसलिए प्लेस मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि हमको प्रोस्पेक्टिव बायर, मतलब एक ऐसे लोग जो प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, जो फ्यूचर में हमारे बायर बन सकते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पर, राइट कंडीशन में अवेलेबल हो जाए। सूरज एक छोटा सा बिजनेसमैन है, हेयर वैक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। उसने क्या पाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
100 ग्राम की हेयर वैक्स की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है मुझे कितनी पड़ रही है, 250 रुपीज। तो सूरज ने डिसाइड किया है कि मैं इस कॉस्ट में सिर्फ 15% प्रॉफिट ऐड करने वाला हूं। सूरज ने यह भी देखा कि मार्केट के अंदर मेरे प्रोडक्ट को लेकर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ही ये प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले पहले भी मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब फ्री कंपटीशन है। मतलब ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेकर मेरी मोनोपोली हो। मोनोपोली होती तो मैं मन चाहा प्रॉफिट ऐड कर लेता, पर मुझे अब क्या करना है, मतलब दूसरी कंपनीज के सेम प्रोडक्ट को देखकर अपना प्राइस वैसे ही फिक्स करना होगा, मतलब मैं प्राइस ज्यादा नहीं रख सकता। तो ये है हमारी फ्री कंपटीशन की बात। फ्री कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट और भी मार्केट में अवेलेबल हैं और कंपनीज के। तो ये है फ्री कंपटीशन का मीनिंग। हमको इस केस में आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म्ड बाय सूरज। सूरज मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात, स्टेट ब्रीफली द टू फैक्टर दैट ही इज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन एज आइडेंटिफाई इन पार्ट 1। इस पार्ट में जो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई करना है उसी को लेकर सूरज यहां पर कौन से दो फैक्टर है जो वो कंसीडर करके चल रहा है। तो केस यहां पर अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है। तो केस को अगर हमने ध्यान से देखा हो तो सूरज प्राइस डिसाइड करने की बात कर रहा है कि प्राइस मुझे जो रखना है वो कॉस्ट में मैं सिर्फ 15% प्रॉफिट ऐड करने वाला हूं। तो प्राइसिंग इज द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सूरज। अब बात आती है कि इस प्राइसिंग को लेकर कौन सी दो बातें हैं जो सूरज कंसीडर करके चल रहा है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The price of the product is determined by the adding the desired profit margin to the cost of the production। हम रियलिटी में क्या करते हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट सारी ऐड करके। मतलब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा प्रोडक्ट बना और जितने में हमारी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आने वाली है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर देते हैं, फिर हम वो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। और बात आती है कि कॉस्ट हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली होती है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिर होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर बात जो हमने इस टॉपिक में की थी वो थी फ्री कंपटीशन की, मतलब डिग्री ऑफ कंपटीशन। मैंने आपको बताया था कंपटीशन दो टाइप का होगा, एक तो होगा फ्री कंपटीशन, फिर दूसरा होगा जो हम मोनोपोली की बात कर रहे थे। तो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट इज द अनदर की फैक्टर रिलेटेड टू द प्राइसिंग डिसीजन। मतलब जब जब हम प्राइस को डिसाइड करने की बात करते हैं तो हमको मार्केट का फैक्टर भी देखना होता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को लेकर कंपटीशन है या नहीं है। अगर कंपटीशन फ्री वाला है तो हमको प्राइस इस प्रकार से रखना होगा जो दूसरी कंपनियों को ध्यान में रख के करेंगे। मतलब हमको प्राइस कम रखना होगा, प्राइस हम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते फ्री कंपटीशन के केस में। अगर हमारे प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली है, हम मोनोपोली को मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब हम प्राइस हमारे हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, हायर लेवल के प्राइसेस हम फिक्स कर सकते हैं। मान लो इस केस के अंदर जो हम हेयर वैक्स बना रहे हैं और कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं अब तक जो हेयर वैक्स को बनाती हो, तो यहां पर हम अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते थे। पर इस केस में हुआ क्या, फ्री कंपटीशन है, हमको दूसरी कंपनीज की हेयर वैक्स को देखना होगा, उनके प्राइसेस क्या है उनको भी देखना होगा, इसलिए हम प्राइसेस का लेवल ज्यादा नहीं रख सकते। आज की इस दुनिया में हमको पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी न्यूज बहुत जल्दी फैल जाती है, और स्पेशली अगर कोई बैड न्यूज है तो वो फैल तो जाती है पर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, आजकल इसी बात को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं कि कहीं गलती से भी उनके बारे में कोई बुरी खबर ना फैल जाए जिसको हम संभाल भी ना पाए। तो जब जब गुडविल का लॉस होता है तो इससे क्या होता है, हमारी सेल कम होती है, क्लाइंट्स कम हो जाते हैं, सप्लायर्स कम हो जाते हैं, हमारा मार्केट में जो शेयर होता है वो गिर जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आजकल क्या होने लगा है, बहुत सारी कंपनीज अपनी इमेज को बचाने के लिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सेव करने के लिए तो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने लगी हैं जो क्या करेगी,
पब्लिक की ओपिनियंस पर नजर रखती है कि लोगों की ओपिनियन हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या है। तो पिछले कुछ सालों से यही होने लगा है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनने लगा है। ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है? एक कोऑर्डिनेशन बनाता है सभी इंटरेस्टेड ग्रुप्स में, जैसे कंज्यूमर्स को लेकर ध्यान रखता है, गवर्नमेंट को लेकर, सप्लायर्स को लेकर, और क्या करता है? हैंडल करता है, पूरा एफर्ट लगाता है कि कोई भी अगर कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कंपनी को लेकर या कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर, कोई बात पैदा हो गई, कंट्रोवर्सी अराइज हो जाती है, उसको 100% हैंडल करने का काम ये डिपार्टमेंट करते हैं। तो पूरा केस स्टडी करने के बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, जो यहां पर रेफर किया है इस केस के अंदर हमको बताया गया है, हमको वो आइडेंटिफाई करना है। फिर वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उसी के 3 पॉइंट हाईलाइट करके बताने हैं, क्या उसका रोल है आज के टाइम में, या कंपनी के लिए, या प्रमोशन के लिए, व्हाटएवर जो भी आप इसमें समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखें तो आजकल जो सेपरेट डिपार्टमेंट कंपनीज में बनने लगे हैं वो क्या काम करते हैं? रिलेशन अच्छे करने का, कंपनी की इमेज को सेव करने का। तो डेफिनेटली ये काम कौन करता होगा? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट करता होगा। तो डेफिनेटली जो एलिमेंट प्रमोशन मिक्स का यहां पर डिस्कस किया है वो है पब्लिक रिलेशंस का। तो रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन ऐसे प्रमोशनल टूल क्या होता है वो देख लेते हैं। ये हमको 3 रोल स्टडी करने होते हैं। पब्लिक रिलेशन से हमारी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है कंपनी की, किस किस की नजरों में? कंज्यूमर्स की नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में, और सप्लायर्स की नजरों में। अब मान लो पब्लिक रिलेशन हमारे लोगों के साथ अच्छे हैं, तो अब मान लो कंपनी कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि नया प्रोडक्ट हमारा बहुत जल्दी सेल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, अगर वो कंपनी एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के लोग बहुत जल्दी खरीद लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा रोल क्या है पब्लिक रिलेशन का? ये बिजनेस को हेल्प देता है, अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसको वापस निकाल के लाता है कंपनी के खिलाफ, कंपनी के प्रोडक्ट के खिलाफ कुछ भी अगर होता है तो कंपनी अपनी इमेज को वापस ला सकती है, अपनी इज्जत को वापस बचा सकती है। ये सारा काम किसकी हेल्प से होता है? पब्लिक रिलेशंस की हेल्प से। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था कि पब्लिक रिलेशन एक ऐसा फंक्शन है जो ऊपर डिस्कस किया है। फिर हमने डिस्कस किया कि पब्लिक रिलेशंस के कौन कौन से 3 फंक्शंस है। पहली बात, इमेज क्रिएट करना, नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेंगे उसमें भी हेल्प होएगा। तीसरी बात, अगर कोई कंट्रोवर्सी कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट के अगेंस्ट होती है तो उससे हम बच सकते हैं पब्लिक रिलेशंस की हेल्प से। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।